नंदिनी फ्रेश होकर जब बाहर आई तो कार्तिक सोफे पर बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। वो उसका पूरा ध्यान उसके अपने उस पर तरकीब से कटे हुए बालों से हटाकर दूसरी तरफ करना चाहता था। कमरे में आते ही मुस्कुराते हुए नंदिनी ने अपने बालों से बंधे हुए टॉवल को खोल और आईने में देखते हुए उसे अपने बालों को पोंछने लगी। एक पल के लिए भी कार्तिक की नज़र उसके चेहरे पर आने वाले एक्सप्रेशन से हटी नहीं थी। वो देख रहा था कि नन्ही भले ही अब थोड़ा सा समझने लगी थी कि उसके बाल फिर से बड़े हो जाएंगे, लेकिन वो अपने आप को आईने में ऐसा देखना नहीं चाहती थी। कार्तिक ने ड्रॉअर से डायर लेकर नन्ही को आईने की तरफ ना देखकर अपनी तरफ घुमा लिया। एक छोटी मुस्कुराहट नन्ही ने अपने चेहरे पर सजा ली। कार्तिक जानता था कि वो कार्तिक को दिखाने के लिए मुस्कुरा रही थी। पूरे बाल सूख जाने के बाद कार्तिक बोला, चलो कुछ खा लो, कहकर कार्तिक उसके हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। जब कार्तिक ने महसूस किया कि नन्ही अपनी जगह पर ही खड़ी है, वह चल नहीं रही थी। क्या हुआ? मुझे नहीं जाना। क्यों? अभी तुम्हें मैंने समझाया कि सब इस बात से खुश है कि तुम ठीक हो। किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे बाल छोटे हों या बड़े हैं। मुझे बुरा लगता है। नंदिनी कार्तिक की तरफ देखते हुए बोली। कार्तिक जो धैर्य नन्ही के साथ दिखता था उतना वह अपने बच्चों के साथ भी नहीं दिखा पाता था, लेकिन उसका धैर्य की भी एक सीमा तक था। अंदर ही अंदर वो भी इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि मामूली सी चीज़ पर नन्ही ने एक मुद्दा बना दिया था। मैं समझ गई हूँ, नन्ही कार्तिक को जवाब देते हुए बोली। और उसके बाद भी तुम किसी के सामने नहीं जाना चाहती? गुस्से से उसके हाथ को छोड़ते हुए बोला। ये कि बाल बहुत इम्पोर्टेंट लगते हैं तुम्हें? कार्तिक उसके उस खुले में बालों को अपने हाथ में लेकर नन्ही की तरफ दिखाते हुए बोला। नंदी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शायद एक 20 साल की लड़की होने के नाते उसके लिए उसका लुक्स इम्पॉर्टेंट रखता था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात थी कि वह सही सलामत थी और कार्तिक के लिए ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अच्छा, कार्तिक चिल्लाते हुए बोला, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। कार्तिक को अपना आपा खोता देख नन्ही भी गुस्से से चिल्लाती हुई बोली, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे बाल कटे हैं ना, इसलिए मुझे पता है। फ़ाइन, तुम्हारे बाल कटे हैं, तुम्हारा मेरा ये सब आना चाहती हो तुम हमारे बीच में? ठीक है, मैं मेरे बालों को काट देता हूँ और फिर मैं तुम्हें सबके सामने जाकर दिखाता हूँ, ताकि कम से कम तुम्हें यह एहसास हो कि एक निर्जीव सी चीज़ हमारी जान से बढ़कर नहीं है। कार्तिक ने आगे बढ़कर ड्रॉ खोला और डब्बा निकालकर उसमें से ट्रिमर को बाहर निकाल लिया। ट्रिमर को कार्तिक ने जैसे ही ऑन करके अपने बालों की तरफ बढ़ाया, नन्ही ने उसके हाथ को पकड़ लिया। उसके हाथ से उस ट्रिमर को खींचकर उसे ज़मीन पर फेंकते हुए कार्तिक की तरफ देखा, जो कि इस वक्त गुस्से में नज़र आ रहा था। नंदिनी उसके गले से लगाकर बिना कुछ बोले बस अपने आंसुओं को बर्दाश्त कर रही थी। उसकी लंबी लंबी सांस को कार्तिक महसूस कर पा रहा था। उसके पीठ को धीरे धीरे सहलाते हुए उसको शांत करने की कोशिश भी कर रहा था। तभी दरवाजे से ये सब देख रही प्रीति अंदर आते हुए बोली, क्या बात है? न्यू लव बर्ड्स? नन्ही कार्तिक को छोड़कर उससे अलग होने के लिए जैसे अपने हाथों को ढीला छोड़ती है, लेकिन कार्तिक नन्ही को नहीं छोड़ता, उसे यूं ही थामे रहता है। कार्तिक के कंधे से अपने चेहरे को नन्ही कार्तिक के सीने में प्रीति से छुपाने लगी। आईने में इस वक्त कार्तिक अपने पीछे प्रीति को देख सकता था, जबकि नन्ही उसके सीने से लगी हुई थी। दोस्त थे, दोनों इशारों में बात करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। कार्तिक ने आंखों ही आंखों में प्रीति को सारी बातें समझा दी। प्रीति मुस्कुराकर नन्ही के सामने आई। नन्ही कार्तिक के सीने में अपने चेहरे को छुपाए हुए थी, बिल्कुल भी प्रीति के सामने अपना चेहरा नहीं लाना चाहती थी। प्रीति ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे नहीं देखोगी? दीदी, मैं बाद में आपसे बात करूँगी, अभी नहीं। नन्ही सुबकते हुए बोली, अच्छा, वैसे मेरे पास तुम्हारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, पर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं क्या ही कर सकती हूँ। नन्ही ने झट से अपना चेहरा कार्तिक के सीने से निकालकर प्रीति की तरफ घुमाते हुए कहा, क्या करोगी आप दीदी? प्रीति नन्ही के उन बालों को देख सकती थी, लेकिन उसने एक पल के लिए भी
उसके बालों पर ध्यान नहीं दिया। नन्ही के आंखों में देखते हुए बोली, एक नया हेयर स्टाइल और उसके बाद अगर तुम्हें पसंद ना आए, तुम बेशक इस घर में तब तक रहना जब तक तुम्हारे बाल बड़े नहीं हो जाते। कोई भी तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं कहेगा, पक्का ना? कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा बाहर आने के लिए। नन्ही अपनी बहती हुई नाक को पोंछते हुए बोली, बिल्कुल। और अगर ये कार्तिक परेशान करे तो मुझे बता देना, मैं दादाजी से इसकी शिकायत कर दूंगी। दादाजी को पता है कार्तिक को कैसे कंट्रोल करना है। प्रीति ने मुस्कुराकर कार्तिक की तरफ देखकर कहा। कार्तिक ने भी उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद नन्ही एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। एक चादर से उसके गले से लेकर चारों तरफ लपेट दिया था। उसके लंबे बालों चारों तरफ से चादर के ऊपर खुले हुए बिखरे हुए थे और प्रीति के हाथ में कैंची और कंघी थी। नन्ही, जिसके पास दाहिने तरफ से छोटे बड़े बड़े से कटा हुआ था, प्रीति ने अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो कि वह अपने घर के बच्चों के बालों पर ट्राई करती रहती थी, नन्ही के बालों पर भी किया। थोड़ी देर के बाद बाएं साइड के सभी बालों को प्रीति ने नंदी के दाएं तरफ सेट कर दिया था, जिसके कारण सारे छोटे बाल अब उसके लंबे घने बालों के नीचे छुप गए थे। उसने कुर्सी को घुमाया और आईने की तरफ नन्ही को दिखाते हुए बोली, ये कैसा है? नन्ही, जो कि अब तक अपनी आंखों को बंद किए हुए बैठी हुई थी, धीरे धीरे अपने आँख खोलती है। आईने में उसने अपने आप को देखा। उसके छोटे छोटे बालों को पूरी तरह से दबाकर रख दिया गया था, लेकिन क्योंकि बाल लंबे और घने थे, इसलिए ये पता नहीं चल रहा था कि वहाँ नन्ही के बालों पर कुछ गड़बड़ भी हो। नन्ही खुश होकर प्रीति को गले लगा लेती है, तो प्रीति उसे अपने कपड़े बदलकर आने के लिए कहती है। नन्ही अपने कपड़े लिए और बाथरूम में चली जाती है। कार्तिक भी उठा और आगे आया और प्रीति को अपने गले से लगाते हुए बोला, थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि फालतू बातों के लिए क्यों इतना अपसेट हो रही है। प्रीति उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, लड़कियों के लिए, खास के उसकी उम्र की लड़कियों के लिए, उनका लुक भी बहुत इम्पॉर्टेंट करता है। अब मैं भी 20 साल की थी तो मुझे भी अच्छा दिखना अच्छा लगता था। अब उसे पता है कि तुम उसे प्यार से देखते हो तो उसे तो यही लगे ना। अगर अच्छी नहीं लगी तो तुम्हारी नज़र उस पर नहीं टिकेगी। वो सिर्फ एक बाल है। मुझे उसके बालों से ही नहीं, नन्ही से भी प्यार है। कार्तिक फिर से चिढ़ा, एक काम करना, उसको भी 33 साल का बुढ़ा बना देना। तुम्हें क्या समझ रही हूँ, इस उम्र में होता है। फिर भी तू समझता नहीं है। अब प्रीति भी इरिटेट हो गई। कार्तिक उसे खींचकर अपने गले से लगाते हुए बोला, मुझे बूढ़ा बोल रही है तू? मेरी उम्र की है तू क्या बुढ़िया? इन दोनों की नोकझोंक चल रही थी जब जल्दी से एक नीले रंग की सलवार सूट पहनकर नन्ही बाहर आई और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अब वो अपने हेयर स्टाइल के साथ खुश भी नज़र आ रही थी। हर कोई घर में खुश था क्योंकि नन्ही खुश थी और नन्ही की इस खुशी का कारण कार्तिक का नन्ही के लिए प्यार था। आज ठीक होने के बाद पहली बार वह अपने मामा मामी के घर गई थी। शादी वाले दिन अपने भाभी से मिल नहीं पाई थी। आज अपने भाभी से भी मिलकर और 2 दिन रहकर आ गई। रात को कार्तिक घर आया। उसने सबको बताया कि अपने ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए 15 दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहा है। नन्ही हैरान होकर कार्तिक की तरफ देखने लगी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ तो बता तो रहा हूँ, अभी अभी प्लान बना है। फिर सत्यम की तरफ देखते हुए बोला, भैया जाने वाले थे, वो अब नहीं जा रहे हैं। नन्ही चुपचाप खाना खा रही थी। उसे कार्तिक पर गुस्सा आ रहा था और बिल्कुल भी अभी कार्तिक को अपने से दूर नहीं देना चाहती थी। अब कार्तिक की ओर देख रही थी। नन्ही इस बात से अनजान थी कि सत्यम ने खुद नहीं बोल रहा था, बल्कि कार्तिक ने ये सारी बातें सत्यम के मुंह में डलवाई थी कि उसे डाइनिंग टेबल पर ये सब कहना है। कार्तिक नन्ही की तरफ देखते हुए बोला, चलोगी? ऑस्ट्रेलिया में परेशान तो नहीं करोगी मुझे? नन्ही ने गर्दन को हाँ में गोल गोल घुमा दिया। कार्तिक उसके बार बार हिल रहे गर्दन को रोककर खाने की तरफ इशारा करते हुए बोला, तो फिर खाना खाओ। कार्तिक सत्यम की तरफ देखता है जो कि मुस्कुराकर उसी को देख रहा था। प्रीति उन दोनों को देखकर समझ चुकी थी कि बात क्या होगी। अब वो कार्तिक को छेड़े ना, ऐसा तो हो नहीं सकता था। प्रीति झट से बोली, कार्तिक मैं क्या सोच रही थी, मैं आती हूँ साथ में। क्या है ना, तुम तो काम में बिजी रहोगे।
नंदिनी अकेले कमरे में बोर हो जाएगी। मैं रहूँगी तो हम दोनों साथ में शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे। क्यों नंदिनी? नंदिनी खुश होते हुए बोली, चलो ना, मज़ा आएगा। इनफैक्ट हम एक काम करते हैं, रिंकी तुम भी हमारे साथ चलोगी। कहकर नन्ही ने रिंकी की तरफ उम्मीद की भरी नज़रों से देखा। अब घूमने की और शॉपिंग करने की बात है तो भला कौन सी ऐसी लड़की होगी जो मना करेगी। उसकी भी आंखों में चमक आई और सर को हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ, कभी चलना है बताओ। कार्तिक, अरविंद और सत्यम तीनों हैरानी से अपनी बीवियों को देख रहे थे। तीनों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनके पति क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। घूमने और शॉपिंग के नाम पर तीनों खुश हो चुकी थी। कार्तिक के पापा सभी के अरमानों पर पानी फेरते हुए बोले, सब यहीं रहेंगे और कार्तिक को जाने दो। नन्ही जाएगी तो उसे थोड़ा सा अच्छा लगेगा और तुम लोगों को अगर कहीं जाना है तो अपने अपने पति को बोल दो ले जाने के लिए। अब जाकर कार्तिक ने चैन की सांस ली कि फाइनली अब वह सिर्फ नन्ही के साथ जा सकता है। उसे प्रीति और रिंकी अपने साथ लेकर नहीं जाना पड़ेगा। नंदिनी कमरे में आते ही अपना सूटकेस निकाल कर उसमें कपड़े भरने लगती के लिए तैयार हो गई। हम कब जा रहे हैं? अपने सूटकेस को अपनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स को डालते हुए नंदिनी ने कहा, कल रात को निकलेंगे। अच्छा ठीक है, फिर तो 2 दिन में कुछ शॉपिंग कर लूँगी। कहते हुए उसने अपनी जीन्स, स्कर्ट और जो भी वेस्टर्न कपड़े थे सभी सूटकेस में पैक करने लगी। कार्तिक ने नन्ही के कपड़ों को जैसे ही सूटकेस में डालते हुए देखा, उठकर आगे आया। उसने उन कपड़ों को बेड पर पटक दिया। ये क्या किया आपने? नंदिनी अपने कपड़ों पर अपने हाथों से उठाते हुए बोली। कार्तिक उन कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये नहीं ले जा सकती। मगर क्यों? हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ ना। हाँ पहनती हो और मुझे प्रॉब्लम भी नहीं है तुम्हारे ऐसे कपड़ों से, कार्तिक ने कहा। नन्ही ने सूटकेस को खींचा और उन कपड़ों को फिर से सूटकेस में डालते हुए बोली, तो फिर अगर आपको मेरे इस कपड़े से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इन्हें क्यों नहीं ले जा सकती? कार्तिक ने उन कपड़ों को फिर से बाहर पटकते हुए कहा, क्योंकि मैंने तुम्हें कहा था कि हमारे हनीमून का ड्रेस कोड होगा और वो ड्रेस कोड है साड़ी। अपनी साड़ियों को चेक करो और जो जो लाइट वेट साड़ी हैं उसे सूटकेस में भर दो और अगर नहीं है तो कल मेरे साथ शॉपिंग पर चलना, मैं तुम्हें ख़रीद कर दे दूँगा। हनीमून? आपने कहा आप अपने बिजनेस के काम से जा रहे हो। काम सिर्फ 2 दिन का है और हम 15 दिन रहने वाले हैं, कार्तिक बोला। फिर भैया वो तो कह रहे थे, कहकर हैरानी से नन्ही ने कार्तिक को देखा। फिर बोली, इसका मतलब भैया भी आपसे मिले हुए हैं? कार्तिक ने मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला दिया। नहीं, मैं साड़ी नहीं ले जाऊंगी हनीमून पर। साड़ी कौन पहनता है? कार्तिक नन्ही के करीब आते हुए उसे अपने बाहों में भरते हुए बोला, जान, तुम साड़ी में जितनी सेक्सी लगती उतनी सेक्सी वेस्टर्न में कभी नहीं लगती। मिस्टर कपूर, नन्ही ने कार्तिक को धकेला तो कार्तिक जाकर बेड पर गिर गया। आप कितने गंदे होते जा रहे हो डे बाय डे, आप बेशर्म भी हो रहे हो। नन्ही बोली, बेशर्म कहो या दीवाना। कार्तिक ने कहा, तुम्हें साड़ी ही पहनना है, ये तुम याद रखना। अब अपनी पसंद की साड़ियाँ लो और बैकपैक करो, पर मुझे नहीं लगता आता है साड़ी पहनना, नन्ही ने नखरीली आवाज़ में बोला। कार्तिक भी नन्ही की नखरीली आवाज़ में एक्टिंग करते हुए बोला, पर मुझे आता है साड़ी पहनाना। मैं अपनी बीवी को खुद रोज़ साड़ी पहनाना चाहता हूँ। कार्तिक नन्ही को देखा जो कि इस वक्त शर्मा रही थी और नन्ही के चेहरे पर उसे शर्म की लाली देखकर कार्तिक को भी चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। अगले दिन दोनों शॉपिंग के लिए निकल गए। नन्ही जो चीज़ चाहिए थी कार्तिक ने हर एक चीज़ नन्ही को खरीदवा दिया था। नन्ही खुशी खुशी अपने हनीमून पर जाने के लिए तैयार थी। भले ही कार्तिक उसे कितना भी छेड़ देता हो, उसे परेशान करता हो, लेकिन अभी अपने उस स्पेशल डे के लिए दोनों रुके हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस कॉन्फ्रेंस रूम का एक कमरा जहां इस वक्त कार्तिक अपने बिजनेस डील को कंप्लीट कर चुका था। लगभग 18 घंटे काम करके अपने 2 दिन के काम को कार्तिक ने 1 दिन में ख़त्म किया। अपने साथ आए हुए सारे वर्कर्स को उसने वापस इंडिया भेज दिया और अब नन्ही के पास वापस आ गया। आज पूरे दिन नन्ही सोती रही थी। कार्तिक ने पहले कह दिया था कि जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं हो जाएगा वो होटल नहीं आएगा। कार्तिक दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है तो देखता है नन्ही अभी मोबाइल अपने हाथ में पकड़े हुए ही सोई हुई थी, प्यार से उसके माथे को सहलाकर।
कार्तिक ने उसकी फोरहेड पर किस किया। छोटे छोटे बाल जिसके लिए वह इतना हंगामा मचाया करती थी और अब उसके कंधे तक आने लगे थे। प्यार से बालों को सहलाने के बाद कार्तिक ने नन्ही को आवाज़ दिया। कार्तिक की आवाज़ सुनकर नन्ही ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा और कार्तिक को देखकर अपनी बाहों को फैला दिया। कार्तिक खुद घंटों से जगा हुआ था, इसलिए वो भी ब्लैंकेट को खींचता है और अपनी जान के आगोश में सो जाता है। सुबह सुबह कार्तिक साड़ी हाथ में लिए बैठा हुआ था, जबकि नन्ही अपने शॉर्ट और क्रॉप टॉप में बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं खुद पहन लूँगी, मैं पहनाऊँगा मिस्टर कपूर, जान। मिस्टर कपूर, नन्ही ने अपने पैर पटकते हुए कहा। जान, कार्तिक ने फ्लाइंग किस करते हुए कहा। नन्ही कस के अपनी आंखों को बंद करती है। आप बहुत बुरे हो जान, अभी तक तो मैंने कुछ बड़ा वाला कांड किया भी नहीं और अभी से तुम ऐसा कह रही हो। जाओ जल्दी नहा कर आओ, मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा। नन्ही घूर कर कार्तिक को देख रही थी, लेकिन उसका ये गुस्सा दिखावटी था। ये कार्तिक भी नोटिस कर रहा था। ठीक है, उसने साड़ी को सोफे पर रखा और उठकर बाहर की तरफ जाते हुए बोला, तुम तैयार हो जाओ तो मुझे बुला लेना। कार्तिक को इस तरह सोफे पर साड़ी रखकर जाता देख नन्ही हैरान नज़र से देखते हुए बोली, तो अपनी जान को साड़ी नहीं पहनाओगे? कार्तिक जानता था कि नन्ही से रोक लेगी, लेकिन फिर भी बात दरवाजे की तरफ धीरे धीरे चलते हुए बोला, तुम सुन रही हो? मेरे बेचारा क्या कर सकता हूँ अब मिस्टर कपूर। नन्ही रुआसी होकर बोली, जाओ जल्दी नहा लो, मैं साड़ी पहना दूंगा। नन्ही झट से उठकर बाथरूम में जाती है, बिना ये देखे कि अपनी एक्टिंग के जाल में कार्तिक ने उसे फंसा लिया था। लगभग आधे घंटे के बाद ब्लाउज और पेटीकोट पहने नंदिनी कार्तिक के सामने खड़ी थी और कार्तिक साड़ी की प्लेट्स बना रहा था। कार्तिक के हर एक जुबान पर नन्ही का कांपना, कार्तिक की उंगली को अपने पेट पर महसूस करते ही नन्ही का आंखें बंद करना, पिन लगाने के बहाने जानबूझकर उसके पीठ पर अपनी उंगलियां चलाना। नन्ही जानती थी कार्तिक उसे जानबूझकर छेड़ रहा है, लेकिन अब जो मधोशी कार्तिक की आंखों में थी, यही मधोशी अब नन्ही की आंखों में भी थी। कार्तिक साड़ी को कंधे पर रखते हुए उसके कंधे पर सर रखते हुए बोला, लव यू सो मच नंदिनी। मुस्कुरा कर गर्दन झुकाती है और फिर कार्तिक से अपने आप को छुड़ाकर कार्तिक की तरफ घूमकर उसे अपने गले लगाते हुए कहती है, मुझे भी इश्क हो गया है आपसे, वो भी बहुत गहरा वाला। नन्ही ने अपने चेहरे को कार्तिक के कंधे से हटाकर कार्तिक की आंखों में देखा। कार्तिक अपनी उंगलियों से उसके गालों को सहलाते हुए बोला, खुश नन्ही, बिना कुछ बोले हाँ। अपनी पलकें झपका देती है। कार्तिक ने अपने होठ नन्ही के गाल पर रखे तो नन्ही की आंखें बंद हो गई। कार्तिक अपने मोबाइल में एक बहुत ही रोमांटिक म्यूज़िक बजाता है। उसके बोल और उसकी म्यूज़िक के साथ नन्ही और कार्तिक एक दूसरे के नज़दीक आते हुए उस म्यूज़िक पर डांस कर रहे थे। गाने के बोल गुनगुनाते हुए दोनों एक दूसरे के और नज़दीक आ रहे थे। ये नज़दीकियाँ जो कार्तिक चाहता था और नन्ही भी चाहती थी, ये नज़दीकी जो सिमटने लगी थी, हम जिसे पूरी तरह से एक हो जाना चाहते हैं। आत्मा और दिल दोनों के पहले ही एक थे, आज उनका शरीर भी एक हो चुका था। शायद दोनों की ज़िंदगी का ये पहला क्षण था जहाँ एक दूसरे के लिए सिर्फ प्यार था, परिवार, बच्चे, उम्र कुछ नहीं था। दोनों के बीच बस मिस्टर कपूर और उसकी जान का संसार था। कुछ देर के लिए तो नन्ही को कार्तिक की मनमानियाँ अच्छी लगी हो, लेकिन जब कार्तिक होटल से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं हो रहा था, नन्ही को गुस्सा आने लगा था। वो दोनों 4 दिन से ऑस्ट्रेलिया में थे, लेकिन घूमने के लिए कार्तिक उसे इस होटल के गेस्ट एरिया, डाइनिंग रूम, गार्डन, बस इतनी दूर तक लेकर जाता। वे कभी बाहर जाने की बात करती, कुछ न कुछ बहाना बनाकर उसे रोक लेता। कार्तिक की सिक्योरिटी टीम ने उसे इस वक्त बाहर ना जाने के लिए कहा था। अब वो नन्ही को डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसे बता नहीं सकता था कि नन्ही जो अपनी साड़ी के प्लेट्स को बनाने की कोशिश कर रही थी और कार्तिक बिस्तर पर लेटकर उसे देख रहा था। नहीं होगा तुमसे, मैं कह रहा हूँ ना, मैं करता हूँ। नहीं चाहिए आपकी मदद, नन्ही अपनी आंखें दिखाते हुए कार्तिक को बोली। जैसे तैसे उसने अपनी साड़ी को पिन से पिन लगाया और आईने में अपने आप को देखा। उतनी भी बुरी नहीं लग रही थी, वो ठीक ठाक ही था। अपने पर्स को उठाते हुए बोली, आप सोते रहिए कमरे में, मैं यहाँ कमरे में घुसने के लिए नहीं आई थी, मुझे तो घूमने जाना है। कहते हुए नन्ही ने अपने पर्स को कंधे पर टाका और कमरे से बाहर जाने के लिए चल पड़ी।
उसने भी दरवाज़ा खोला ही था कि उसने महसूस किया कि उस पर हवा में लटक गए हैं। मिस्टर कपूर, नन्ही चिल्लाई, क्योंकि कार्तिक अब तक उसे किसी को अनाज की बोरी की तरह अपने कंधे पर लिया अंदर लेकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। वह उसे लाकर सोफे पर बिठाते हुए बोला, आधा घंटा अच्छे बच्चे की तरह यहीं पर बैठे रहो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, और खबरदार अकेले यहाँ से बाहर पैर रखा तो। अब आए ना लाइन पर, पहले ही मुझे ऐसा करना चाहिए था, नन्ही भी उंगली दिखाते हुए बोली। तो कार्तिक उसकी उस उंगली को चूमते हुए बोला, देख रहा था ये मेरी लाल मिर्च कितनी तीखी है। नन्ही के गाल, जो कि इस वक्त गुस्से से लाल था, उस पर अपने हाथ फिराते हुए कार्तिक बोला और उठकर बाथरूम की ओर चला गया। नन्ही, जो कि दिखावटी गुस्सा कार्तिक पर उतार रही थी, कार्तिक के जाते ही खुशी से नाचने लगी। कार्तिक और नन्ही इस वक्त अपने हनीमून के बेहतरीन पलों को जी रहे थे। आज सबके लिए कुछ न कुछ शॉपिंग करने के लिए नन्ही कार्तिक के साथ यहाँ के बाज़ारों में घूम रही थी। बड़े बड़े मॉल से लेकर स्ट्रीट मार्केट तक नंदिनी सब जगह पर आज घूमना चाहती थी और कार्तिक उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। शॉपिंग बैग सिक्योरिटी गार्ड उठाकर गाड़ी में रखवा चुके थे। जान, हुआ नहीं तुम्हारा? शॉपिंग? कितनी शॉपिंग करोगी मिस्टर कपूर? मुझे अपनी हनीमून की ढेर सारी यादें लेकर जानी हैं। कहते हुए नन्ही पलटी और कार्तिक के नाक को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा। कार्तिक में उसका चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे की तरफ करते हुए बोला, जान, हनीमून की निशानी यहाँ से खरीदी हुई चीज़ों से ज़्यादा हमारे साथ में बिताए हुए पल हैं। शायद सामान कभी पुराना हो जाएगा, टूट जाएगा, बट हमारे मोमेंट्स हमेशा हमारे दिल में ही रहेंगे। नंदिनी मुस्कुराकर कार्तिक की आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर कपूर, सो रोमांटिक, मुझे लगा नहीं था आप इतने रोमांटिक बातें करोगे। कार्तिक उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए बोला, इतने दिनों की हमारी हनीमून पर तुम्हें आज अभी भी नहीं पता चला मैं कितना रोमांटिक हूँ? छी छी, आप बहुत गंदे हो। कार्तिक उसे वहाँ के दुकान में लेकर गया जहाँ पर बहुत ही लकड़ी के हाथों से बने हुए फ़ोटो फ्रेम थे। नन्ही वहाँ से अपने बेडरूम में लगाने के लिए एक खूबसूरत सा फ़ोटो फ्रेम लिया और इसके अंदर की तस्वीर। कार्तिक बोला। नंदिनी बोली, हमने यहाँ पर इतनी सारी तस्वीरें ली हैं, उनमें से ही कोई एक बढ़िया सा मैं इसके अंदर लगाऊंगी। नन्ही कार्तिक का हाथ अपने हाथ में थामे मार्केट में लेकर घूम रही थी। अपने इस हनीमून को नन्ही और कार्तिक दोनों ने पूरी ज़िंदगी के लिए सहेज लिया था, अपने दिल में, दिमाग में और अपने मोबाइल में। घर लौटते वक्त दोनों के बीच में प्यार तो पहले भी था, लेकिन घर लौटते लौटते लॉटरी अभी काफ़ी बढ़ गई थी। नन्ही और कार्तिक इंडिया वापस आ गए थे। सभी को अपना साथ लाया हुआ गिफ्ट दे दिया। 1 महीने बाद आज हनी बनी यानी कि युग और सौंदर्य के स्कूल का एनुअल डे था। सभी बच्चे के पेरेंट्स को स्कूल में बच्चों की परफॉर्मेंस को देखने के लिए बुलाया गया था। क्योंकि कपूर परिवार के सभी बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए लगभग आज पूरा परिवार एक दादा दादी को छोड़कर इस वक्त एनुअल डे में मौजूद था। हनी और बनी अपने सभी दोस्तों से नन्ही का मिलाते हैं और बहुत खुश हो रहे थे। ये पहली बार था जब वे किसी दोस्त को अपनी मम्मी से मिला रहे थे, वरना अक्सर वे अपने दोस्तों को मम्मी के उनके साथ देखा करते थे। अपने बच्चों की आंखों में खुशी देखकर कार्तिक बहुत खुश था। नन्ही हनी और बनी को अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी और ये बात कार्तिक भी जानता था और घर के बाकी सभी लोग भी। लेकिन बच्चों को भी इस बात का एहसास था कि उनकी मम्मी उन्हें बहुत चाहती है, जो कि बहुत बड़ी बात थी। अक्सर बच्चे सौतेली माँ को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ हनी और बनी के लिए नन्ही रंभा से ज़्यादा अच्छी थी। वक्त अपनी रफ्तार में बढ़ रहा था और नन्ही और कार्तिक के बीच में नज़दीकियाँ भी बढ़ा रहा था। नंदिनी अपनी पढ़ाई पूरी करने पर अब ध्यान देने लगी थी। शादी, एक्सीडेंट, हनीमून, इन सब के चक्कर में उसने अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया था। लेकिन कार्तिक और अपने पापा से मिले हुए वार्निंग के बाद फिर से अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगी थी। 3 साल बाद आज नंदिनी का फाइनल रिजल्ट अनाउंस हुआ था और नंदिनी ने बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ पढ़ाई पूरी की थी और अब वह एक सीए बन चुकी थी, जो वह हमेशा से बनना चाहती थी। नंदिनी के शानदार कामयाबी की खुशी में कपूर हाउस में पार्टी थी। सभी इस पार्टी में शामिल हुए थे। नंदिनी के कॉलेज से लेकर इंटर्नशिप में उसके दोस्त, सभी रिश्तेदार इस पार्टी का हिस्सा था
औरतों का एक ग्रुप जो कि इस वक्त एक दूर से ही कपूर परिवार के बारे में बातें कर रहा था। एक औरत बोली, बच्चे नन्ही को भी बहुत प्यार करते हैं ना। दूसरी औरत बोली, अभी छोटी है, उन्हें क्या पता अपनी माँ है या सौतेली है। पहली औरत उसकी बात सुनकर उसे जवाब दिया, पहले माँ का तो प्यार याद भी नहीं होगा उन्हें। मुझे लगता है उसे अपनी माँ समझकर बच्चे प्यार करने लगे हैं। कहते हुए हम दोनों बच्चों की तरह देखकर मुस्कुराईं, जो कि इस वक्त बाकी सभी बच्चों के साथ उछल कूद कर रहे थे। वहीं मौजूद एक औरत जिसने महंगी सी साड़ी डाली थी और इतने सारे गहनों को अपने शरीर पर पहन रखा था, मानो जैसे घर के सारे गहने पहन कर आ गई हो। अपने गले में मौजूद हार बोली, सौतेली माँ है। अपनी उंगलियों में लपेटते हुए वो औरत, हमें कैसे भूल सकते हैं कि सौतेली माँ कैसी होती है। पहली औरत ने कहा, लेकिन तुमने बच्चों के साथ उसे देखा ना। तो उस औरत ने फिर से उसे जवाब देते हुए कहा, जब तक अपना बच्चा नहीं होता सभी को दूसरों के बच्चे प्यारे लगते हैं। एक बार जैसे अपना बच्चा हो जाएगा, नन्ही को भी उन दोनों बच्चों से कोई मतलब नहीं रहेगा। बात तो तुम्हारी सही है, वहाँ मौजूद एक औरत ने कहा। औरत को जब तक अपने बच्चे नहीं होते तब तक उसे अपने घर में मौजूद सभी बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही उसे अपना बच्चा होगा उसके लिए बच्चे बहुत बोझ बन जाएंगे। सभी आपस में बात तो कर रही थी मगर इस बात से अनजान थी। खेलते खेलते हनी और बन्नी उनके करीब आ चुके थे और अब उनकी उम्र 8 साल की थी और वो सुन और समझ पा रहे थे कि वो क्या और किसकी बातें कर रही हैं। हनी और बनी जो कि मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी में अब तक उछल कूद कर रहे थे, अब उदास होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सारे मेहमान खाना खाकर जा चुके थे। अभी परिवार के लोग और कुछ करीबी रिश्तेदार ही थे। नन्ही अपनी खुशी में खुश थी और घर वाले मेहमानों की आवभगत करने में। किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया कि इस पार्टी में शामिल होने से पहले तो हनी और बनी अपनी माँ की खुशी में खुश थे, लेकिन अभी अपनी माँ की खुशी में खुश नहीं नजर आ रहे थे, बल्कि उदास सा चेहरा लेकर दोनों अब अपने कमरे में लौट चुके थे। कमरे में आते ही बनी हनी से बोला, क्या सच में हमारी माँ हमें बाद में भूल जाएगी। हनी खुद भी बच्ची थी, एक 8 साल के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि वह इसका सही सही जवाब देती। बच्चों के पास वही जवाब होता है जो उन्होंने बड़ों से सुना होता है। हनी ने बनी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, वह आंटी कह रही थी ना कि जब माँ को बच्चे होंगे तो वह हमें प्यार नहीं करेगी और वह अपने उस नए बच्चे को प्यार करेगी, तो फिर हमारी माँ कौन होगी। बनी भी तुरंत बोल पड़ा। इस बात पर हनी की गर्दन झुक गई। तुम्हें भी नहीं पता। बनी ने इस तरह से अपनी जुड़वा बहन से सवाल पूछा, मानो जैसे वो कितनी ही बड़ी हो और कितनी समझदार। हनी अपनी गर्दन हिला दी और बोली, नहीं मुझे नहीं पता, शायद हमारे पास कभी माँ नहीं रहेंगी। नंदिनी माँ भी अब तक की हमारे पास है जब तक उनके पास अपना बच्चा नहीं आता। दोनों भाई बहन अपने कमरे में बैठे बस यही भगवान से मांग रहे थे कि भगवान करे उनकी नन्ही माँ के पास कभी बच्चा ना आए और उनकी नन्ही माँ हमेशा ही उसे प्यार करती रहे। तब तक घर में सत्यम, प्रीति के दोनों बच्चे और अरविंद, रिंकी के दोनों बच्चे भी आ गए थे। अरे तुम लोग यहाँ हो, तुम लोगों ने खाना खाया। सत्यम का बड़ा बेटा देव बोला। हनी और बनी दोनों एक साथ नाव में गर्दन हिला देते हैं तो देव की बहन देविका आगे आते हुए बोली, क्यों खाना नहीं खाया तुमने? चलो मैं अभी माँ से कहती हूँ, तुम्हारे लिए खाना निकालेंगे। कहते हुए देविका झुकी और हनी का हाथ पकड़कर उठने लगी, लेकिन हनी अब उठ नहीं रही थी, बल्कि उसने अपने हाथ को खींचते हुए कहा, हमें नहीं खाना खाना और हमें तुमसे किसी से बात भी नहीं करनी। हनी ने बोला और बनी का हाथ पकड़कर अपने अपने बेड पर दोनों भाई बहन चले गए। चारों बच्चे हैरानी से उसकी ओर देख रहे थे। क्या हुआ? देव ने अपने तीनों बहन से पूछा। तीनों ने अपने कंधे उछलते कहा, हमें क्या पता। सभी बच्चे अपनी अपनी जगह पर जाकर सो चुके थे। हनी और बनी भी अपनी जगह तो आ गए, लेकिन अब उनकी आंखों में नींद नहीं थी। दोनों को नन्ही का प्यार चाहिए था, पर अब उनकी नज़र में वो प्यार कुछ दिन का ही था। यूँ भी सौतेली माँ के बारे में किस्से कहानी से लेकर निजी लाइफ में भी ढेरों कहानियाँ होती हैं। अभी दोनों के दिमाग में अपनी किताबें और कार्टून में देखी हुई सौतेली माँ थी, जो बच्चों को बिल्कुल प्यार नहीं करती और उन्हें परेशान करती रहती हैं।
अपने दोनों बच्चों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, इस बात से अनजान कार्तिक और नन्ही इस वक्त अपने बेडरूम में थे। कार्तिक के सीने पर रखे नन्ही मुस्कुरा रही थी। कार्तिक उसकी उंगलियों के साथ खेलता हुआ एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। मिस्टर कपूर, मुझे आपसे कुछ कहना है। नहीं, एक्चुअली मांगना है, कहते हुए नन्ही ने थोड़ा सा घूमी और कार्तिक के सीने पर अपने चेहरे को टिका देती है और कार्तिक के चेहरे को देखने लगी। नन्ही के पूरे बाल बिखर गए थे। कार्तिक अपनी उंगलियों से उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, बोलो, ऐसा क्या चाहिए तुम्हें? बेबी, मुझे प्यारा सा बेबी चाहिए। कार्तिक उसकी बात और मुस्कुराते हुए बोला, बेबी, अभी तुम खुद एक बच्चे की तरह बिहेव करती हो। नन्ही कार्तिक की बात पर चढ़ गई और चिढ़ते हुए बोली, आप सच में कह रहे हो या चिढ़ा रहे हो? तुम सीरियस हो? कार्तिक ने उल्टा उससे सवाल पूछ लिया। ऑफ कोर्स, हमारी शादी को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मेरी पढ़ाई भी हो गई है। अब एक बार जॉब में लग जाऊंगी तो फिर छुट्टी भी नहीं हो पाएगा। उसके लिए मुझे हम दोनों का एक प्यारा सा बेबी चाहिए। कार्तिक उसके बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम्हें बच्चे चाहिए थे तो बताना चाहिए था ना। इसका तुम्हारी पढ़ाई से वैसे कोई लेना देना नहीं था। पहले भी कहती तो मैं मान जाता। नन्ही खुश होते हुए बोली, मतलब अब हम बेबी प्लान कर सकते हैं, राइट? आपका और मेरा एक छोटा सा क्यूट सा बेबी। कार्तिक उसके दोनों गालों को अपनी उंगलियों से खींचता हुआ बोला, बिल्कुल, एक नन्ही, बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी तरह क्यूट सी। नन्ही ने कार्तिक की बात सुनते ही मुस्कुराकर कार्तिक की तरफ देखा। उसकी इनोसेंट मुस्कुराहट को देखकर कार्तिक उसके होठों पर अपनी उंगली फिराते हुए बोला, सो तुम्हें पता है ना बेबी का प्रोसेस, मिस्टर कपूर? नन्ही के सीने पर मुक्के से मारते हुए बोली। कार्तिक ने उसे अपने आगोश में भर लिया और दोनों अपनी दुनिया में खो गए। नन्ही और कार्तिक दोनों इस बात से अनजान थे कि इस वक्त बच्चे के मन में क्या चल रहा है। अगले सुबह नया दिन निकल आया था, लेकिन बच्चों के मन में अभी भी पिछली रात की सारी बातें ताज़ा थीं। आज भी वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। रविवार का दिन था, इसलिए उन्हें स्कूल भी नहीं जाना था। प्रीति सभी बच्चों को नाश्ते के लिए बुलाने आई। सब उठकर तैयार हो चुके थे और इस वक्त प्रीति के साथ बाहर जाने को तैयार थे, लेकिन हनी और बनी अभी बिस्तर पर लेटे हुए थे। हनी, बनी, क्या हुआ? तुम दोनों अब तक उठे नहीं? जाओ जल्दी फ्रेश हो जाओ, नाश्ता तैयार है। दोनों ने प्रीति की तरफ देखा। देव और देवकी का दोनों अपनी माँ को दोनों तरफ से लिपट कर खड़े थे। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।